अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। सबसे पहले जिक्र दस्तक की उन स्टोरीज का जिन पे आज देंगे दस्तक। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 24 न्यूज की नशरियात बहाल करने का हुक्म। अदालत का पेमरा को 24 न्यूज का लाइसेंस भी बहाल करने का हुक्म। पेमरा की तरफ से हुक्म इम्तनाई जारी ना करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई। लाशों से आलाइशों तक की सियासत, अवाम की तकदीर क्यों बदल नहीं सकी? इल्जामात का सियासी बाजार, क्या अवाम हो चुकी है बेजार? महंगाई कंट्रोल हुई, ना ही निजाम हुकूमत चल सका। हुकूमत की नाकामी की असल वजह क्या है? तबादले तबादले और तबादले। ब्यूरोक्रेसी हुकूमती इकदामात के सामने बेबस क्यों है? और फिर आज राह हक के शहीदों को सलाम भी प्रोग्राम 10 तक का हिस्सा होगा। उसको जिद है कि मैं बेचेहरे को चेहरा लिखूं, रेत को तकता रहूं और उसे दरिया लिखूं, देखता जाऊं बुरा और उसे अच्छा लिखूं। उसकी जिद अपनी जगह, लेकिन जीत हमेशा सच की होती है। आज लाहौर हाई कोर्ट ने चैनल 24 न्यूज की नशरियात और लाइसेंस बहाल करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए बुध को जवाब भी तलब कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने सिटी न्यूज नेटवर्क की दरखास्त की समाअत करते हुए चैनल की बंदिश का गैर मुनसिफाना इकदाम मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने पेमरा के हुक्म इम्तनाई जारी ना करने की दरखास्त भी यकसर मुस्तरद कर दी है। मुल्क भर के सियासी, समाजी और सहाफती हलकों ने अदालती फैसले को सराहा है, जबकि सहाफियों ने तो इस मौके पर मिठाई भी तकसीम की। यकीनन चैनल 24 की नशरियात की बहाली का हुक्म 1000 मीडिया वर्कर्स और उनसे वाबस्ता खानदानों के लिए इजहार मसरत का पैगाम है, एक उम्मीद है, उम्मीद का दिया है, जीने की ख्वाहिश की तकमील का इस्तारा भी है। क्योंकि हुकूमत की जानिब से गैर मुनसिफाना इकदाम के बाद चैनल से वाबस्ता अफराद के अलावा इंसानी हुकूक की तंजीमें और सहाफ़ी इस्तराब का शिकार थे, मुस्तरब थे, बेचैन थे, जिसका इजहार उन्होंने पीर के रोज मुल्क भर में चैनल के सहाफ़ियों से इजहार यकजहती के लिए मुजाहिरों की सूरत भी किया। चैनल की बंदिश के पाकिस्तान असरात और हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयां अपनी जगह पर मौजूद हैं। यकीनन मीडिया पर कदगन ना तो माजी में लगाया जा सका है और ना ही लगाया जा सकेगा। अब एक और अहम मामला है जिस पर आज के दस्तक में दस्तक देना मकसूद है। हुकूमत सिंध ने गुज़श्ता कई सालों से फाइलों में दबे सवालात के जवाब अवाम के सामने रख दिए हैं। कुछ GITs हैं जो पब्लिक की गई हैं। ये अहम सवालात सानह बल्दिया टाउन के 250 बेगुनाह अफराद के खून से मुताल्लिक थे। ये सवालात उज़ैर बलोच के हाथों 198 अफराद के कत्ल से मुताल्लिक थे और फिर अहले पाकिस्तान नासिर मुराई के मामले पर भी जानना चाहते थे। बिलाखिर सिंध हुकूमत ने अवाम के मुतालबे पर तीनों रिपोर्ट्स पब्लिक कर दी है। संजीदा सियासी और समाजी हलकों की जानिब से इस इकदाम को सराहा जा रहा है। यकीनन एप्रिशिएबल है। होना तो यह चाहिए था कि वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत की जानिब से उठाए जाने वाले इस इकदाम की तारीफ करती, लेकिन हस्बे मामूल हुकूमत ने इससे बिल्कुल उलट काम किया है। वफाकी वजीर अली जैदी ने रिपोर्ट को मशकूक करार देते हुए इसको फोर्ज्ड मिसिंग करार दिया है, कई सवालात खड़े किए हैं। अली जैदी ने इल्जाम आयद किया है कि असल रिपोर्ट जारी नहीं की गई। वफाकी वजीर के मुताबिक असल रिपोर्ट पर दस्तखत नहीं किए गए। वो क्या कह रहे थे उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। मैं आपके सामने एक ज्वाइंट इंटेरोगेशन टीम की रिपोर्ट रख रहा हूं और ये मैं आज वायरल कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप्स में, स्कैन हो चुकी है। ये हर पेज पे, इसके हर पेज पे दस्तखत है, इसके हर पेज पे दस्तखत है। ये वो रिपोर्ट नहीं है जो उन्होंने रिलीज की है। जो GIT थी उज़ैर बलोच की, उसमें 6 लोग थे। एक हजरत स्पेशल ब्रांच के थे सिंध हुकूमत के अंदर, दूसरे CID के थे सिंध हुकूमत के अंदर, एक ISI के थे फेडरल गवर्नमेंट, एक IB के थे फेडरल गवर्नमेंट, एक पाकिस्तान रेंजर्स फेडरल गवर्नमेंट और एक MI के भी थे फेडरल गवर्नमेंट। इस GIT रिपोर्ट के हर पेज पे इन चारों का दस्तखत है। किसका दस्तखत नहीं है? जो सिंध हुकूमत के अंडर। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बल्दिया फैक्ट्री में क्या लिखा है उन्होंने, कि पुलिस को कैसे तबाह किया। वफाकी वजीर की 1 घंटे से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब भी मैदान में आ गए। उन्होंने अली जैदी की दिमागी सेहत पर सवालात उठा दिए हैं। साथ ही बोले कि वफाकी वजीर अली जैदी ने कागज लहरा कर कुछ बातें की और हमने वो असल कागज दिखा दिया है। मुर्तजा वहाब ने कहा है कि कौन लोग हैं जो अली जैदी को दस्तावेजात दे रहे हैं, दस्तावेजात को तश्कील दे रहे हैं, यानी खुद ये दस्तावेजात बना रहे हैं। वो क्या कह रहे थे उसकी एक झलक भी आपको दिखाता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अली जैदी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर उन्होंने कहा, खुदा की कसम, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये GIT रिपोर्ट कह रही है। और मैंने पिछले हफ्ते अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चैलेंज किया था अली जैदी साहब को कि GIT रिपोर्ट सिंध हुकूमत पब्लिक करने जा रही है। उन GIT रिपोर्ट्स में कहीं पर भी आपके लगाए गए जो इल्जामात हैं उनका जिक्र नहीं है।
या आपकी दिमागी इख्तिरात हो सकती है, लेकिन JIT ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में इन इल्जामात का कोई जिक्र नहीं है कि अली जैदी साहब ने कहा कि पहली JIT रिपोर्ट बनी, किसी ने दस्तखत नहीं किया उसके ऊपर। ओ भाई, कौन दे रहा है आपको ये JIT रिपोर्ट? बताएं तो सही। अपने लैपटॉप में बैठ के बना रहे हैं आप? सोर्स क्या है आपकी? ये कैसे हो सकता है कि JIT रिपोर्ट बनी लेकिन दस्तखत किसी ने नहीं किया? यानी कि कोई उस JIT रिपोर्ट को ओन करने के लिए तैयार नहीं है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस, तकरीरों के बाद मामला गंभीर से गंभीरतर होता जा रहा है। इस वक्त मुल्क में इल्जामात दर इल्जामात की सियासत जारी है। हर मामले पर सियासत की जा रही है, लेकिन कोई भी फर्क अवामी मसाइल के हल में संजीदा दिखाई नहीं देता है। JIT के मामले पर सियासत क्यों की जा रही है? वफाकी वजीर इतनी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए क्या साबित करना चाहते हैं, और फिर ये मामला है क्या, किस जानिब जाता हुआ दिखाई दे रहा है? इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर पटेल साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि ये JIT रिपोर्ट्स सच्ची है या झूठी है? झूठी है। यकीनन इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो सकती हैं, तकारीर हो सकती हैं, बहस हो सकती हैं, मगर एक सवाल जो बड़ा पर्टिनेंट है आपसे पूछना चाहूंगा कि वो हाथ जो बल्दिया फैक्ट्री के 259 मासूम निहत्ते मुलाजमीन के खून से रंगे हैं, वो हाथ जिन पर तकरीबन 198 लोगों के कत्ल का मुकदमा है, वो कब अपने इंतकाम को पहुंचेंगे? कब और कब करार वाक़ई सजा उनको पहुंचेगी? कब उनको अंजाम होगा? ये सवाल पूछ रहे लोग। जनाब, ये सवाल बिल्कुल दुरुस्त है और इस पर तमाम मुकदमात, केसेस ज़ेर इल्तवा हैं अदालत में। अब अदालतों को फैसला करना है, सारे केस चल रहे हैं और इन्हीं JIT रिपोर्ट्स की बुनियाद पे चल रहे हैं। ये JIT रिपोर्ट्स बहुत पहले सबमिट हो चुकी हैं। अब ये डाइवर्जन का नया मौसम आया है कि जब अवामी मसाइल से तवज्जो हटानी हो तो जी ये वाली 4 साइन है, ये वाले 6 साइन है। JIT एक ही बनती है जिसमें सबके साइन होते हैं और वो सबमिट भी है और वो पब्लिश भी कर दी गई है। तो ये अब लोगों के मसाइल इतने बढ़ गए हैं, हुकूमत से लोग इतने ज्यादा तंग हो गए हैं, अवामी मामलात पर बहस नहीं होती, इनसे बर्दाश्त नहीं होती, तो बस ये आप ठीक कह रहे हैं अब्दुल कादिर पटेल साहब, ये JIT फोर्ज्ड है, इनकम्प्लीट है, क्या है, इस पर मैं बिल्कुल आऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जो JIT इस वक्त मेरे जो रिपोर्ट हाथ में है, ये FIR नंबर 343/212 यानी 2012 का मामला है। बल्दिया फैक्ट्री का अफसोसनाक सानिया, ये कोई इत्तफाकिया हादसा नहीं है, ये JIT रिपोर्ट चीख कर कह रही है। और फिर ये भी इसमें सामने है कि ये दहशतगर्दी की कार्रवाई नहीं थी, बल्कि 20 करोड़ के एवज जो है वो तकरीबन 250 से ज्यादा लोग जो हैं उनको मार दिया गया। यकीनन वो जहाने फानी से कूच कर गए। और फिर ये भी पता है कि इसके पीछे कौन था, नाम भी सामने आ गए। पूछा जा रहा है कि वो MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एलाई रही है, इत्तेहादी रही है, और MQM जो है उसके साथ कितना चोली दामन का साथ रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। तो ये सवाल भी उठाया तो जा रहा है सर। बिल्कुल उठाया जाना चाहिए, बिल्कुल पूछना चाहिए, हमारे एलाई रहे और इस वक्त कहां बैठे हैं वो भी आप देख लें। और अब तो एक नई चीज भी आ गई है कि लेकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाते रहे, तो अब तो मजीद ज्यादा पूछना चाहिए जिनके एलाई हैं उनसे। नहीं, तो ये सवाल आप उनसे कर रहे हैं और फिर यकीनन वो काउंटर आर्गुमेंट तो क्रिएट जरूर करते हैं कि वो MQM अब वाली जो MQM है वो कुछ मुख्तलिफ MQM है। उस वक्त MQM जारहाना कार्रवाइयां कर रही थी, दहशतगर्दी हो रही थी, कराची में कत्लो गारत का सामान था, कत्लो गारत का बाजार गर्म था। उस वक्त की MQM में और अब की MQM में फर्क है, उसका ये जवाब पेश किया जाता है। तो उस वक्त ऑपरेशन भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर आला के कप्तानी में हुआ था और ये सारा अमन कायम हुआ था। और ये बड़ी बबांग दौल अनवर साहब ने कहा है कि MQM पाकिस्तान के लोग अगर कहें कि हम इससे लाताल्लुक थे सारी चीज़ों से और मुझसे पूछे तो फिर मैं बताऊंगा कि कौन कौन किस किस तरह का और क्या क्या हिस्सेदार था, तो ज़रा पूछ लें। हाँ सर, लेकिन अब्दुल कादिर पटेल साहब, ये एक इकबाली बयान के हवाले से भी बात हो रही है और वो इकबाली बयान है उज़ैर बलोच का। 2016 में मैजिस्ट्रेट के सामने इकबाली बयान दिया और उस बयान के अंदर जहां बहुत सारे इंकशाफात हुए, उन इंकशाफात के साथ साथ एक इंकशाफ जिसका ताल्लुक क्योंकि बराह रास्त आपसे है, मैं इसलिए आपसे पूछना चाहूंगा कि 164 के इकबाली बयान में उनका कहना है कि अब्दुल कादिर पटेल यानी आपने जमीनें कब्जा करने के हवाले से उनको अहकामात सादर किए और आपके कहने पर उन्होंने जमीनों पर कब्जे कराए। अच्छा, ये जमीनें क्या भाग गई होंगी या सर पे कोई उठा के ले गया होगा या जेब में किसी ने डाल ली होगी? शुगर मिल्स के हवाले से बात हो रही है। कौन सी जमीनें हैं ये कौन सी जमीनें हैं, ये कहां पर है, ये इस वक्त किसकी मिल्कियत थी, ये कब कब्जा हुई, किसने की, किसने बेची, किसने खरीदी, इन पर क्या तामीर हुआ? तो ये तो जमीन तो भागती नहीं ना मेरे भाई,
इसमें तो 17 शुगर मिलों का भी, अब आप शुगर मिले अंदाजा करें, कोई बंदा जाके किसी की अरबों की जो है शुगर मिल कब्जा कर लेता और वो बेचारा आराम से चला जाता है, अच्छा भाई तुम ये ले लो शुगर मिल, मैं जा रहा हूं, वो कुछ नहीं कहता। फिर इसमें 40 बंगले भी हैं क्लिफ्टन के, कि जी वो भी हमने कब्जे कर लिए। तो ये क्लिफ्टन के बंगले वाले बेचारे इतने मासूम हैं, इतने लावारिस हैं, इतने निकम्मे हैं, इतने कमजोर हैं कि ये किसी को कुछ नहीं कहते। कि कोई बंदा आता हो कहता अच्छा भाई ये बंगला ले लो हम जा रहे हैं। ये इकबाली बयानात इस तरह के पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं और ये हमेशा एक अजीबो गरीब दास्तान बन के सामने आते हैं। इसमें तो बस थोड़ा सी कसर रह गई थी मेरे ख्याल में, पता नहीं किसी का भी। उसमें मजेदार बात थी कुछ ना कुछ हर एक पीपल्स पार्टी के जो भी लोग हैं उनके लिए थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ रखा गया है, हर एक के नाम से कुछ ना कुछ है, चाहे वो जायज बनता है नहीं बनता समझ में आता है, उसका कोई मंतक बनती है नहीं बनती ये नहीं है, हर एक के नाम से कुछ ना कुछ जरूर मौजूद है। अब्दुल कादिर पटेल साहब, क्योंकि अब दो किस्म की JIT सामने आ रही है ना, बकौल अली जैदी साहब की, एक JIT वो है जो फोर्स्ड है, जो गलत है, दूसरी JIT वो है जिसको छुपाया गया है और जिसको आज वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंजर-ए-आम पर ले आए हैं। अली जैदी साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहते हैं कि जिस रिपोर्ट पर ISI, MI, रेंजर्स और IB के दस्तखत हैं, उसमें मुलजिम ने इंकशाफ किया है कि पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने मुलजिम को रज़ाक कमांडो को कत्ल करने की जिम्मेदारी सौंपी क्योंकि उसने अब्दुल कादिर पटेल के कोऑर्डिनेटर ईदी अमीन का कत्ल किया था। सबसे पहले तो मैं आज आपको बताऊं कि ईदी अमीन के कत्ल का आज तक हमें कोई सुराग नहीं मिला, उसकी आज तक FIR भी नामालूम अफराद से। दूसरा, ये जिन नाम भाई का जिक्र कर रहे हैं, मैंने मालूमात की जब ये इल्ज़ाम लगा तो वो भी क्रिमिनल थे, गैंगस्टर थे और ऑलरेडी इनका आपस का झगड़ा चल रहा था। तो बहरहाल एक पुराना झगड़ा जो किसी गैंगस्टर से चल रहा हो और किसी या कोई मरा या नहीं मरा ये भी अभी तक नहीं पता, उसका इल्ज़ाम भी आप मेरे सर दे दें तो ये तो बहरहाल अजीब ही बात होगी कि एक क्रिमिनल आपस में लड़ रहे हो और उनमें से एक मारा जाए और वो भी पता नहीं कि मरा है या नहीं मरा और वो कहें कि आप जी मैंने कर दिया, ये वाला हो गया। अच्छा, कुछ तस्वीरें भी क्योंकि मंजर यहाँ पर है सामने है, अब उजैर लियारी गैंग वॉर का सरगुना और कितने अफराद का कत्ल उसके सर पर है, फिर हेड मनी किस तरह से खत्म कराई गई और उसके बाद क्या जिम्मेदारियां सौंपी गई, तो वो एक तस्वीरी रील भी दिखाई जा रही है और खासतौर पर उन्होंने एक वीडियो भी आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सामने रखी है। तो अब्दुल कादिर पटेल साहब, ये मामला आप किस तरफ जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? यकीनन जब इकबाली बयान किसी का सामने होता है किसी तो तरह वादा माफ गवाह बनने का मुतरादिफ है। 5-6 साल से चल रहा है मेरे भाई, ये 5-6 साल से चल रहा है। मैंने शुरू में आपको बताया कि ये एक डायवर्जन है और 2 JIT तो किसी चीज की हो ही नहीं सकती। अच्छा, एक पर 4 के साइन है, एक पर 6 के, आप मुझे बता दें कौन से ऑथेंटिक है? ये तो आपको पता होगा ना सर, आपकी हुकूमत है और JIT को पब्लिश करना, उसको सामने लेके आना यकीनन हुकूमत का इस्तेहकाक है। हुकूमत की सरपरस्ती में JIT कॉन्स्टिट्यूट होती है, हुकूमत पब्लिक करती है। JIT तो कोई आज तो नहीं बनी, ये तो उसी वक्त बनी है जब वो गिरफ्तार हुए और उनकी JIT बनी। ठीक है, गिरफ्तार कब हुए, कहां से हुए, फिर पेश हुए, फिर उनकी JIT बनी, जो वॉट एवर। लेकिन जो भी JIT होती है वो एक ही होती है, वो एक ही सबमिट होती है और हर जगह वो एक ही सबमिट हुई है और उसी में जो मुकदमात है वो ज़ेर समात है कोर्टों में। और जो अली जैदी साहब के हाथ में है वो अब उनकी ख्वाहिश के मुताबिक 4 साइन वाली, 6 साइन वाली और कुछ उनको उसमें और भी डालना है कि ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए। तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि यार ख्वाहिश पे दम निकले। मैं फिर कहूंगा कि मेरे भाई ये इस वक्त एक बेकार का 5-6 साल पुराना जो कि मुसलसल चल ही रहा था कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत। नहीं पटेल साहब, आप बताएं ना कि ये JIT फोर्स्ड है या इनकम्प्लीट है? जैसे सरदार नबील गबोल साहब कह रहे हैं कि इसमें कुछ चीजें मिसिंग हैं, मिसिंग लिंक्स हैं, इनकम्प्लीट है, तो आप बताएं कि क्या वाकई फोर्स्ड है या इनकम्प्लीट है? सर, इनकम्प्लीट चीज होती तो वो जमा कैसे होती, वो सबमिट कैसे होती? चीज कंप्लीट होकर ही सबमिट होती है। तो अकल की बात है, जिस इंसान में थोड़ी भी अकल होगी वो समझेगा चीज कंप्लीट है तो ही सबमिट होगी, तभी वो साइन करेंगे सारे लोग। नहीं, वो ये ना कि हुकूमत ने क्योंकि JIT कॉन्स्टिट्यूट की, खुद पब्लिक की और फिर हुकूमती लोगों के अगर नाम आ रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई इंटरेस्ट वाला मोटिव हो सकता है जिस वजह से वो JIT पब्लिक नहीं की गई जो 43 सफात पर थी और फिर 35 सफात पर पब्लिक की गई। अब क्योंकि शकों को शुबहात आ रहे हैं तो वो कहते हैं कि 184(3) के तहत मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आज खुद नोटिस लें, सो मोटो लें इस पर।
सर सो मोटो तो इसमें एक केस है जो अरशद पप्पू वाला, उसका भी चीफ जस्टिस साहब ले चुके हैं और वो केस भी ज़ेर समात है, उसमें कई लोगों की जमानत हो गई। आपने जो तस्वीर का जिक्र किया तो मैं थोड़ी देर पहले एक और प्रोग्राम में भी कह रहा था, मौलाना तारिक जमील की भी तस्वीर है, शाहिद आफरीदी की भी है, यार खलीजो की भी है, मारवी मेमन की भी है, उनके साथ तस्वीर। वो कोई छुपा हुआ कोई थोड़ी ना नजर आने वाला इंसान था, वो तो एक सियासी समाजी शख्सियत के तौर पर एक अरसे तक जाना जाता रहा और वो सबसे मिलता भी था और मुलाकात भी होती थी और पाकिस्तान और बिलखुसूस कराची की तमाम सियासी समाजी लोग उससे मिलते जुलते रहते थे और उसकी उनकी तस्वीर मौजूद है। अच्छा अब्दुल कादिर पटेल साहब, लास्ट बट नॉट लीस्ट मुझे ये बता दें कि अब इन जीआईटी रिपोर्ट्स का मुकद्दर क्या है सर? सर मुकद्दर तो हो चुका सर, इस पर केसेस चल रहे हैं, जेर समात हैं, बहुत सारे केसों पे सजा हुई है, बहुत सारे केस एंड तक आ गए हैं, बहुत सारे केस अभी चल रहे हैं, तो तकरीबन सब केसेस चल रहे हैं। अभी 12 साल सजा हुई है एक केस में उनको आर्मी अदालत से। तो इसमें मसला क्या है, मैं इसीलिए आपसे बार बार कह रहा था कि ये एक डाइवर्जन है, ये आटा चीनी तेल जो गायब हो गया है, पेट्रोल जो गायब हुआ है, ये जो शुगर कमीशन की रिपोर्टें हैं, ये जो अंदरूनी खलफशार है, ये जो पाकिस्तान जो है पहली बार जो है मनफी आशारिया पे चला गया है ग्रोथ पे, जो कि सुकूत ढाका के वक्त भी मनफी पे नहीं था, ये जो पाकिस्तान का की मईशत का सत्यानाश मार दिया गया है, ये जो आम आदमी बिलबिला उठा है, जिसको बिजली नहीं मिल रही, नौकरी से बेरोजगार हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, ये उसको हटाकर सारी चीजों को, सारे डिस्कशन को कि जी ये इस तरह नहीं, ऐसे 2 लफ्ज ये थे, 2-4 वो थे। अच्छा, और आपको कमाल की बात बताऊं, मैं इसकी तफ्तीश में शामिल होने मुझे लंदन से आया हूं मैं एक खत पे, और मैं इसकी पूरी तफ्तीश में शामिल हुआ हूं 2 रोज तक, सुबह से रात तक, उसके बाद मैं क्लियर हुआ हूं। अच्छा अब्दुल कादिर पटेल साहब, यकीनन हो सकता है डिस्ट्रैक्शन हो, सियासत हो या कुछ भी है, लेकिन जो लोग मर गए उनके लवाहिकीन का सवाल तो जरूर है ना। जैसे आप कह रहे हैं कि जीआईटीज बन गई है, सामने आ गई है, उस पर कार्रवाई भी जारी है, लेकिन इतने अरसे से जो मामला चल रहा है वो लोग सवाल करने में हक बजानिब तो है कि क्या वाकई असल जिम्मेदारों को करार वाकई सजा मिल पाएगी, जो असल जिम्मेदार है जो वो बेनकाब हो पाएंगे या उनके चेहरों पर पड़े नकाब उतर पाएंगे? ये सवाल तो यकीनन किया जाता है ना। सर मैं भी कहता हूं कि ये सवाल होना चाहिए। मैंने आपसे अर्ज की कि ये तमाम केस कोर्ट्स में ज़ेर समात हैं और कोर्ट फैसला करेगी इनका। बहुतों का फैसला हुआ है और बहुतों का होना बाकी है। और अगर इस पर अली जैदी साहब इसको कोर्ट में लेकर जाते हैं, या जैसे वो कह रहे हैं कि अगर कोई अपील दायर नहीं करेगा तो 184(3) के तहत वो खुद जो है वो इस्तदा करेंगे कि इस पर सो मोटो लिया जाए, तो क्या फिर उसमें पीपल्स पार्टी भी ताउन करेगी या क्या होगा फिर? सर ये आप फिर वही बात कर रहे हैं, आप उस वक्त कोर्ट जाते हैं जब कोई मुकदमा ना चल रहा हो। इस पर तो ऑलरेडी सारे मुकदमे चल रहे हैं। जीआईटी की फोर्जरी के हवाले से वो जाना चाह रहे हैं ना सर। जयेश जी की फोर्जरी तो उन्होंने अपनी तख्लीक बताई है ना, एक अपनी नई इख्तरा बताई है, अपनी नई ज़हनी उन्होंने एक सलाहियत का मुजाहरा किया है। वो साइंसदान है, केमाड़ी में 10 लोग उनके यानी पीपल्स पार्टी को अक्सर मुस्तरद करती है, वजह से मर गए थे। मैं बता दूं, जब केमाड़ी में गैस निकली और पोर्ट से और वो 10 लोग मर गए, तो पहले उन्होंने कहा कि यहाँ शराब की भट्टियां हैं, इसकी वजह से धुएं से लोग मर गए। फिर उन्होंने किसी की ताज़ियत नहीं की, दिलजोई नहीं की, बल्कि उल्टा इल्जाम लगा दिया मरने वालों को, वो दम घुटने से मरे। फिर बाद में उन्होंने कहा कि केमाड़ी की जमीन गैस छोड़ती है। तो अली जैदी साहब तो रोजाना कोई ना कोई ऐसा बयानिया लाते हैं जो जिस पर आदमी को हंसी आ सकती है या फिर इंसान दंग रह जाता है कि यार इतने अक्लमंद भी हमारे वज़रा हो सकते हैं, जैसे बाकियों की भी माशाल्लाह कारकर्दगी आप देख रहे हैं। जहाज़ों के पट्टे बिठा दिए, मईशत के पट्टे बिठा दिए, चीनी गायब, आटा गायब, मुल्क से कुछ चीज़ है ही नहीं, तो बस ये रह गया अब आपके पास। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर पटेल साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन जो कॉमनर के इश्यूज हैं वो भी अहम है, उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, भले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से की जाए या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बयानात का सहारा लेकर पब्लिक इश्यूज जो है, अवामी इश्यूज जो है, उनको पसे पुष्ट डालने की कोशिश करे। एक जानिब लाशों पर सियासत की जा रही है, जबकि दूसरी जानिब आलाइशों के मामले पर भी खूब सियासी बहस जारी है। इस बहस में खुद हुकूमत के अपने लोग ही सामने आ गए हैं। कौन क्या कह रहा है, एक झलक आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान का सबसे बदतमीज वजीर जो है उसका नाम है उमर अयूब खान। ये पाकिस्तान की बदतमीज वज़रा में शुमार होता है, जो कि हमारी पार्टी में है। इस आदमी से मैंने असेंबली में अभी तब भी मैंने कहा, एशिया में मैंने कहा कि के इलेक्ट्रिक किसकी जिम्मेदारी है। उमर अयूब खान ने मुझसे कहा कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं कराची की के इलेक्ट्रिक से,
और हमारा कराची वालों को बिजली देने से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं तो सबसे पहले कहूंगा कि उमर अयूब खान का एहतसाब किया जाए कि इलेक्ट्रिक वाले अगर ये समझे बैठे हैं अबराज ग्रुप कि इनका कोई एहतसाब नहीं होगा, इनसे कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा, तो ये इनकी खाम ख्याली है। तहरीक इंसाफ में ये काली भेड़ें घुसी हुई हैं जिन्हों की वजह से खान साहब को तकलीफ पहुंच रही है। कराची के इस वक्त MNAs MPAs हम कहां पर अपना दर्द लेकर जाएं? इलेक्शन 2018 का नारा बुलंद हुआ। कराची से शहर कायद के बासियों ने इस नारे का भरपूर साथ दिया क्योंकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कराची से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे। अहले कराची को भत्ताखोरी, बोरीबंद लाशों और दीगर मामलात यकीनन उससे निजात मिल चुकी थी। उन्हें शहर में तरक्की देखना थी, ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निजाम उनका ख्वाब था। वो अपनी गली और मोहल्ले में सहूलियात के ख्वाह थे, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एतमाद किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहर कायद के एतमाद का जवाब दिया, उन्हें वफाकी काबीना में 6 वजारतों का तोहफा दिया। यही नहीं बल्कि सदारत का ताज भी शहर कराची के सर सजा। मगर 2 साल गुजर गए हैं, शहर कायद के बासी अपने नुमाइंदों के दीदार को तरसने लगे हैं। उन्हें अपनी गली के सीवरेज से लेकर सड़कों पर मौत का पैगाम बनी अभी W11 तक के मसाइल हल कराना थे। यहां के बासी गर्मियों की तपती दोपहर को बिजली के इंतजार में पसीने में शराबूर होते रहते हैं। कभी कराची इलेक्ट्रिक को रोते हैं, कभी दीगर मामलात की जानिब तवज्जो दिलाने की कोशिश करते हैं। यहां के बासियों को बल्दियात, सूबे और वफाक के घन चक्र में ऐसा उलझाया गया है कि उनकी जिंदगी को कोई राह नहीं मिल सकी है, कोई सुकून नहीं है, रावी चैन नहीं लिख रहा है। कराची वाले इस तलाश में रहे हैं कि उनके नुमाइंदे एक बार उनके पास आकर दिलासा दे, मगर उन्हें यह बताया तो जाता है कि सूबे उन्हें फंड्स देंगे। कराची वालों का मेयर भी शिकवा सुना रहा है कि मुझे फंड्स नहीं मिल रहे हैं, इसलिए निजाम नहीं चला सकता। आज शहर के हब्स ज़दा मौसम में ये बासी एक बार फिर मसाइल के हल के लिए अपने नुमाइंदों की जानिब देख रहे हैं, लेकिन उनके नुमाइंदे कहीं दिखाई नहीं देते हैं, दूर तक नहीं बल्कि बहुत दूर तक दिखाई नहीं देते हैं। पीर के रोज शहर में बारिश हुई तो आधा शहर तारीकी में डूब गया। शहर की सड़कों पर जैसे डांसिंग फाउंटेन्स, नाचते हुए फवारे फूट पड़े, और वो फवारे कैसे थे उसकी एक झलक भी आप देख रहे हैं अपनी फुटेज में। जिला इंतजामिया के साथ अवामी नुमाइंदों को भी मुंह चढ़ा रहे हैं ये फवारे। आप खुद अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखें कि शहर कायद की सड़कें क्या मंजर पेश कर रही है। ये पाकिस्तान की पहचान यानी कराची की शारा है। यहां गटर का पानी उबल उबल कर बाहर आ रहा है। गेट वे टू सक्सेस कहा जाता है कराची को, लेकिन यहां पर सूरत हाल क्या है वो सबके सामने। ये किसी एक शारा का नजारा नहीं है, बल्कि कराची के तमाम अजला में ऐसी ही कैफियत है। शहर के बड़े हिस्सों से बिजली गायब रहती है मगर कोई पूछने वाला नहीं है। यहां तक कि खुद तहरीक इंसाफ भी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अब सड़कों पर आ गई है। मेंबर कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन सदर ममलकत और दीगर अवामी नुमाइंदों के खिलाफ बोल पड़े हैं। उन्होंने कहा है कि सदर की आवाज बंद रखे हुए हैं, जबकि अली जैदी को भी GIT के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पाकिस्तान की सदर ममलकत, लेकिन आप कराची से मुंतखब हुए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 3 दिन से आपके शहर में बिजली नहीं है सदर ममलकत साहब। 3 दिन से जहां से आप मुंतखब हुए हैं, आपने सवाल किया गवर्नर सिंध जनाब इमरान इस्माइल साहब, उनके अंडर में नहीं आता वो ठीक है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल सरबराह है, लेकिन क्या हम किधर जाएं? अब यहां सवाल तो उठता है, सवाल पैदा होता है कि शहर कायद का मसला GIT रिपोर्ट्स है या फिर दीगर मामलात हैं। क्या लाशों की सियासत के बाद शहर कायद में आलाइशों की सियासत शुरू की जा रही है? शहर कायद के मसाइल का असल जिम्मेदार कौन है? यकीनन अवाम जानना चाहते हैं, सवाल कर रहे हैं, पूछना चाहते हैं, और इसका जवाब अरबाब इख्तियार ही दे सकते हैं। अभी एक ब्रेक लेनी है। इस समय और बहुत से मसाइल हैं जो यकीनन अवाम तो भुगत रही है, लेकिन अरबाब इख्तियार की जानिब नजरें भी जमाए रखे हुए हैं। इसके साथ और क्या मसाइल है उस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने पीर को एक बार फिर मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई का सख्त नोटिस लिया है। उन्होंने पंजाब में आटे की कीमतों में इजाफे का नोटिस लेते हुए हुक्म सादर किया है कि चाहे जखीरा अंदोजी खत्म करने के लिए कार्रवाई करें या सब्सिडी दें, गरीब को आटा सस्ता फराम करें और हर हाल में आटे की कीमत पुरानी सतह पर बहाल की जाए। उन्होंने हुक्म दिया है कि आवाम को आटा, चीनी और जरूरी अशिया पुरानी कीमतों पर मिलनी चाहिए। वजीर आजम ने चीनी की जखीरा अंदोजी के खिलाफ मौसर कार्रवाई और मिलावट के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार करने की हिदायत करते हुए कहा है कि गंदुम और आटे की आवाम को बिला तातुल और कम कीमत पर दस्तयाबी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वजीर आजम माजी में भी बार बार इन इकदामात का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने मुतअद्दिद बार कहा है कि आवाम को रिलीफ देना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। माफिया भी घेरा तंग करने के ऐलानात किए जाते रहे। मुश्किल वक्त से गुजर गए हैं, ज्यादा मुश्किल वक्त तो 2019 सबसे मुश्किल वक्त था। अब इंशाल्लाह आपके सामने अच्छा वक्त आएगा। महंगाई के ऊपर हम काबू पा गए हैं, इंशाल्लाह चीजें नीचे आएंगी। जिन लोगों ने
जखीरा अंदोजी करके कीमतें ऊपर बढ़ा के पैसा बनाया है, ये मैं आप सबके सामने वादा करता हूं कि उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। महंगाई हो गई तो इंशाल्लाह ये जो माफियाज बैठे हुए हैं, जो इस मुल्क में महंगाई करते हैं पैसे बनाने के लिए, एक एक माफिया को हम पकड़ेंगे, इंशाल्लाह एक को नहीं छोड़ेंगे। We have developed these mafias over a period of time. Cartels use their power to artificially raise prices which the poor people have to pay. Political mafias. So the two tier: one to raise people out of poverty, second to fight these mafias which are keeping this country back. वजीर आजम जब सख्त नोटिस लेते हैं, अवाम घबरा कर दिल पकड़ लेते हैं। वजीर आजम ने एक बार फिर सख्त नोटिस लिया है। वजीर आजम ने चीनी बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया तो मार्केट से चीनी गायब हो गई। जब चीनी मार्केट में आई तो पहले से कई गुना महंगी थी। आटा बहरान के जिम्मेदारों को कटहरे में लाने का फरमान जारी हुआ तो गंदुम में खुद कफील मुल्क में आटे की किल्लत हो गई, जबकि 20 किलो थैले की कीमत में भी इजाफा देखा गया। तेल सस्ता किया गया, लेकिन कीमतों में कमी के साथ ही मार्केट से तेल गायब हो गया। पेट्रोल पंप्स पर लाइनें लगना शुरू हो गई, यहां तक कि हुकूमत को ऑयल माफिया के सामने घुटने टेकना पड़े। गुज़श्ता 22 माह के दौरान जिस मामले का नोटिस लिया गया है, उसका नुकसान अवाम को बर्दाश्त करना पड़ा है। आईपीपीज के जरिए कौमी खजाने को सालाना अरबों रुपए के टीके पर तहकीकात हुई तो सूरत हाल इस कदर बेकाबू हो गई कि आईपीपीज के लिए अरबों रुपए जारी करना पड़े। अब कल वजीर आजम ने पंजाब में आटे की कीमतें कम करने की हिदायत दी हैं, लेकिन इस वक्त आटे की कीमत का मसला जो का तू है। हुकूमत और फ्लोर मिल्स में तयशुदा कीमत पर भी अमल दरामद नहीं हो सका है। मार्केट में 860 रुपए वाला 20 किलो आटे का थैला अब 1200 रुपए तक फरोख्त होने लगा है। अब यह सवाल पैदा होता है कि हुकूमत की इस नाकामी की वजूहात क्या है। यकीनन इसकी बुनियादी वजह गवर्नेंस में नाकामी है, बैड गवर्नेंस है। गवर्नेंस में नाकामी की बुनियादी वजह हुकूमत के ब्यूरोक्रेसी के साथ बेहतर ताल्लुकात के फुकदान को करार दिया जाता है। माजी में भी पंजाब में पुलिस रिफॉर्म्स के नाम पर बार बार आईजीज तब्दील किए गए, जिला इंतजामिया में भी रद्दोबदल किया जाता रहा। द न्यूज अखबार में सीनियर सहाफी अंसार अब्बासी ने इस हवाले से इंकशाफ किया है कि मरकज और पंजाब में बिलखुसूस ब्यूरोक्रेसी में तबादलों की वजह से गवर्नेंस को इस कदर मुश्किलात हैं कि खुफिया इदारे भी अब इस ज़मन में अपनी रिपोर्ट्स में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अहम ओहदों पर फाइज अफसरान जो सेक्रेटेरिएट और फील्ड में हैं, उन्हें जल्द तब्दील करने से गवर्नेंस बुरी तरह मुतासिर हो रही है, जबकि इस सूरत हाल से पीटीआई के बहुत से अरकान भी परेशान हैं। ब्यूरोक्रेसी के लिए यह म्यूजिकल चेयर जैसी सूरत हाल है, क्योंकि वफाक और पंजाब हुकूमत की जानिब से इस तरह की जल्द तब्दीलियों से कारकर्दगी और एहतसाब के अमल को मुअत्तल कर दिया गया है। यहां अहम तब्दीलियों का जिक्र करते चलें कि वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन एफबीआर को चौथी मरतबा तब्दील किया है। ऐसी सूरत हाल में एफबीआर किस तरह कारकर्दगी दिखा सकता है? गुज़श्ता 2 साल के दौरान एफबीआर के रेवेन्यू अहदाफ को कई मरतबा कम किया गया है। इस वक्त मुल्क कोरोना जैसी वबा से निबर्दाज़मा है। इसके बावजूद हुकूमत ने गुज़श्ता 3 माह के दौरान 4 सेक्रेटरी साहब तब्दील किए हैं। डॉक्टर तौकीर शाह जैसे होनहार ब्यूरोक्रेट को, जो 2011 में डेंगू वबा के खिलाफ मुहिम के अहम फर्द थे, तैनाती के 1 हफ्ते बाद हटा दिया गया। वफाकी हुकूमत अब तक 5 इंस्पेक्टर जनरल, 5 आईजीज और 4 चीफ सेक्रेटरीज भी तब्दील कर चुकी है। ब्यूरोक्रेसी म्यूजिकल चेयर की बदतरीन मिसाल पंजाब के सेक्रेटरी हायर एजुकेशन के ओहदे की है। सितंबर 2018 से अब तक 9 सेक्रेटरीज हायर एजुकेशन तब्दील किए जा चुके हैं। महकमा आबपाशी में अब तक 11 सेक्रेटरीज को तब्दील किया जा चुका है। रावलपिंडी डिवीजन, जो कि सबसे ज्यादा हसास है, वहां पीटीआई के इक्तदार में आने के बाद 4 कमिश्नर्स की तैनाती की जा चुकी है। इसी तरह डीजी खान में 6 कमिश्नर्स, इसी तरह 5 डेप्यूटी कमिश्नर अब तक तब्दील किए जा चुके हैं। एक जानिब आटे और चीनी का बहरान आए रोज सर उठा रहा है, जबकि 22 माह में सेक्रेटरी खुराक पंजाब को 5वीं मरतबा तब्दील किया गया है। इसी तरह मौजूदा हुकूमत में किसी भी सेक्रेटरी दाखिला की मुद्दत 4 माह से जायद नहीं रही है। दी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई दौरे हुकूमत में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में भी 4 चेयरमैन तैनात किए जा चुके हैं। यह रिपोर्ट यकीनन हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में बार बार तबादले पॉलिसियों में तसलसल बरकरार रखने में एक बहुत बड़ी रुकावट है। लेकिन तहरीक इंसाफ शायद ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़ को कामयाबी समझ। 12 NLI के कप्तान कर्नल शेर खान इंतहाई बहादुरी और बेजिगरी से लड़े और उन्हें उनका हक दिया जाना चाहिए। ये किसी पाकिस्तानी फौजी ऑफिसर, सिपाही या फिर शहरी का तबसरा नहीं है, बल्कि यह भारतीय फौज के ब्रिगेडियर का कर्नल शेर खान की बहादुरी का एतराफ था, जो उन्होंने कारगिल जंग के दौरान दास्तान शजात रकम करने वाले पाकिस्तान के सपूत की जुर्रतमंदी देखकर किया। कारगिल जंग के इख्तिताम पर इसी बहादुरी का एतराफ हुकूमत पाकिस्तान ने भी किया और उन्हें पाक फौज का आला तरीन एजाज यानी निशाने हैदर दिया। अपनी यूनिट में शेरा के नाम से मशहूर शेर खान ने वाकई एक शेर का सा किरदार अदा किया था, जिन्होंने अपनी कुर्बानी से
टाइगर्स हिल्स को हकीकत में टाइगर हिल बनाया, जिन्होंने दुश्मन को बताया कि पाकिस्तानी माओ के बेटे अपने वतन के दिफा के लिए शेर जैसा किरदार अदा करते हैं। आज अर्ज़े मुक़द्दस के एक और बहादुर बेटे हवालदार लालक जान का भी यौम शहादत है। 7 जुलाई 1999 को दुश्मन ने कारगिल जंग में इस पोस्ट पर हमला किया जहां हवालदार लालक जान ड्यूटी पर मामूर थे। लालक जान दुश्मन के सामने डटे रहे और फिर पूरे दिन दुश्मन की गोलाबारी का मुकाबला किया। इस हमले के दौरान दुश्मन की गोलाबारी से लालक जान शदीद जख्मी हो गए, लेकिन अपनी कंपनी के इसरार के बावजूद अपनी पोस्ट पर जख्मी हालत में डटे रहे और दुश्मन से मुकाबला जारी रखा। उन्होंने दुश्मन के हमले को भी नाकाम बना दिया, लेकिन इसके साथ जख्मों की ताब ना लाते हुए अपनी पोस्ट पर ही शहीद हो गए। अजीम मां के इस अजीम बेटे की बहादुरी के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें निशाने हैदर से नवाजा। ये निशाने हैदर इस बात का एतराफ है कि अर्ज़े वतन पर कुर्बान होने वाले बेटे इस कौम के मोहसिन हैं, जिन्होंने अपने लहू के चिराग जलाकर इस मुल्क को रोशनियां अता की हैं। कौम का सलाम है इन अजीम माओ के अजीम सपूतों को, जिन्होंने अपना आज हमारे कल पर कुर्बान किया है और ये साबित किया है कि तख्ता व तख्त में चुना करते हैं। हम अजब शान से दुनिया में जिया करते हैं। तोप क्या चीज़ है, बंदूक किसे कहते हैं, हम तो टैंकों की सफ़ें चीर दिया करते हैं। और हमको उस वक्त से मिलता है शहादत का सबक, माओ की गोद में जब दूध पिया करते हैं। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।